पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा है आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। आप जानते होंगे पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा जो है भूमध्य रेखा होती है। और सबसे छोटी रेखा कहाँ होती है? तो सबसे छोटी रेखा देखा जाए तो ध्रुवों पे होती है। ऑप्शन में जो तथ्य दिए गए हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। यानी पृथ्वी की पूछी जाए कि सबसे लंबी रेखा तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को ही विषुवती रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत के 8 राज्यों को कौन सी रेखा काटती है, तो आप क्या बताएंगे? कर्क रेखा काटती है। यानी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। याद रखिएगा, आर्कटिक हमेशा 66.5 अंश उत्तरी की ओर होता है और अंटार्कटिका दक्षिण की ओर 66.5 अंश होता है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पिपो नदी काटती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक मरुस्थल किस क्षेत्रफल के हिसाब से किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक मरुस्थल क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 80% भूभाग मरुस्थल है और वहाँ लगभग 20% भाग पर ही मनुष्य निवास करता है। वैसे अगर देखा जाए, से पूछा जाए ऑप्शन के हिसाब से कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो आप आंसर लगाएंगे सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा, अफ्रीका में एक और मरुस्थल बहुत फेमस है और दक्षिण अफ्रीका में वो मरुस्थल है जिसे कालाहारी मरुस्थल कहा जाता है और कालाहारी मरुस्थल पर ही शुतुरमुर्ग पाया जाता है। चिली ऑप्शन दिया है चौथे में, चिली में आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल याद रखिएगा, पूछे कहाँ है? चिली में है। और तीसरा ऑप्शन जो मंगोलिया दिया है, तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। अब मंगोलिया कहाँ है? चीन और रूस के बीच में। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में किन 2 गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है CO2 और O2, दूसरा O2 और CO, तीसरा O2 और N, चौथा N और CO2। वायुमंडल में आप जानते होंगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.079% और अन्य गैसें क्रिप्टन, आर्गन, नियान ये सब हैं। तो देखा जाए 78% और 21% जोड़ दिया जाए तो 99% हो जाएगा। और 99% किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इस हिसाब से ऑप्शन होगा, आंसर होगा तीसरा। ठीक है, यानी O2 21% और नाइट्रोजन 78%। ठीक है, अब चारों ऑप्शन की चर्चा कर लिया जाए। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे गर्म गैस कौन सा है, तो CO2 लगाइएगा। या पृथ्वी पर तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान का कारण, प्रमुख कारण कौन सा गैस है, तो CO2 है। ठीक है, CO2 को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। सबसे भारी गैस है। जब मनुष्य सांस लेता है तो CO2 जो वायुमंडल में रहता है 0.0379% उतना ही लेता है, लेकिन जब सांस छोड़ता है तो 4% छोड़ता है। याद रखिएगा। उसके बाद है कि CO2 कहाँ कहाँ पाया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछता है। CO2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पाया जाता है, आग बुझाने वाले पानी में पाया जाता है। CO2 याद रखिएगा सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है जो आग बुझाने में सहायक होता है। आग बुझाने में सहायक गैस का नाम क्या है? CO2। उसके बाद ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, आग लगाने में सहायक गैस ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस को जीवनदायी गैस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं के लिए जीवनदायी होता है और पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस CO2 होता है। उसके बाद देखिए दूसरे ऑप्शन में O2 और उसके बाद दिया है CO। तो CO के विषय में बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अकेले वायुमंडल में यही हैजा करता है, यानी 50% अकेले यही प्रदूषण फैलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सिगरेट के धुओं से, वाहनों से निकलता है, कोयले के जलने से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसे दमघुटू गैस के नाम से भी जाना जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघोटू गैस कहने का प्रमुख कारण क्या है कि जब ये नाक रास्ते फेफड़े में जाता है और फेफड़े के रास्ते हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और हीमोग्लोबिन की गति को धीमा कर देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन ढोने का काम करता है और धीरे धीरे व्यक्ति के क्या होता है कि ऑक्सीजन समुचित मात्रा में शरीर में न मिलने पर उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए CO को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। अगर नाइट्रोजन की चर्चा करें तो नाइट्रोजन पौधों का प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगर छोटे पौधे या कह सकते हैं कि अगर गेहूं पीलापन पड़ जाए तो पीलापन को दूर करने के लिए उसमें प्रोटीन डाला जाता है और प्रोटीन पौधों का क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष आया? तो पहला ऑप्शन 1992, दूसरा 2002, तीसरा 1973 और चौथा 1986। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, याद रखिएगा। लेकिन हाथी परियोजना 1992 में आया। लेकिन पूछेगा जैव विविधता परियोजना तो 2002 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। सभी ऑप्शन के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, आप जानते होंगे स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी जो जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो उसमें जब भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी गई थी और वहाँ से लौट के आने के बाद ही इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किया था। याद रखिएगा, भारत में देश के 1951-52 के बाद कोई टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं था, लेकिन इसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया है। याद रखिएगा, टाइगर आया समझ लिए लगभग अब इधर 2022 में नामीबिया देश से तो श्योपुर में आया। श्योपुर मतलब क्रूनो नेशनल पार्क, श्योपुर मध्य प्रदेश में। नामीबिया से 2022 में चीता छोड़े गए। 23 में जो है क्रूनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका से चीता छोड़े जा रहे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या आंसर देंगे? 1986। जैव विविधता भारत में कब आया? 2002। और हाथी परियोजना 1992, ठीक है। और डॉल्फिन परियोजना 1997, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अन्न गैस से भिन्न है? अन्न से भिन्न है नीम का पौधा, आम का पौधा, पीपल का पौधा, चंदन का पौधा। आंसर होगा चंदन का पौधा, क्योंकि चंदन का पौधा क्या है, सदाबहार वन के अंतर्गत आता है और बाकी तीनों पौधे जो है पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत की जलवायु को देखते हुए भारत में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन और सदाबहार वन। पर्णपाती वन के पौधे एक समय में सूख कर गिर जाते हैं और सदाबहार वन के पौधे एक समय नहीं गिरते हैं। और टुंड्रा वन किसे कहते हैं? टुंड्रा वन उसे कहते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो भारतीय इतिहास में जजिया कर सबसे पहले उसी ने लगाया जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था और इन्होंने जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर के विषय में बता दूं, आपके एग्जाम में पूछे कि जजिया कर किसने लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो जजिया कर किसने समाप्त किया तो मोहम्मद शाह रंगीले ने समाप्त किया। यानी मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगल वंश का ये भी शासक था। इसे रंगीला कहा जाता था, स्त्रियों में रुचि रखता था। लेकिन इसके विषय में प्रश्न आता है कि भारत में मुगल काल की भाषा, मुगल दरबार की भाषा जो है फारसी से उर्दू किसने किया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कर दिया। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के विषय में पूछेगा तो क्या होगा तो फिरोज शाह तुगलक अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप से फिर औरंगजेब के समय आ गया। इसलिए अगर कहे कि मुगल काल में जजिया कर किसने समाप्त किया तो अकबर ने समाप्त किया, लेकिन मुगल काल में पूर्ण रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया तो मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानते होंगे, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया, यानी गैर मुसलमानों के ऊपर कर जो लगाया, तो उसने कहा कि 14 वर्ष के कम के बच्चों और ब्राह्मण जाति पर जजिया कर नहीं लगेगा। लेकिन जब तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक शासक आया तो इसने कहा कि 14 वर्ष के अंदर के बालकों पर तो नहीं लगेगा, लेकिन अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? दूसरा आंसर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मुगल जैसे दिल्ली सल्तनत, ये लोग दिल्ली पर राज किए थे, तो दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के जो है संस्थापक कौन थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसे ही इलबारी वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सभी चारों नाम जो देख रहे हैं ये मुगल काल के नहीं हैं, ये दिल्ली सल्तनत के हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में कौन सा राजा जो कुतुब मीनार को बनवाया, तो इल्तुतमिश। याद रखिएगा, एक और प्रश्न आ सकता है कि भारत में लौह एंड रक्त की नीति कौन चलाया, तो बलबन चलाया। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू कर दिया। और नौरोज प्रथा, जो पारसी धर्म का नौरोज प्रथा है, उसकी शुरुआत किसने किया, बलबन ने कर दिया। रजिया सुल्तान के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ कि रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक था। भारत की यानी दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान था। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या होगा, तो भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम नागनिका लगाइएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका का नाम तो रजिया सुल्तान लगाइएगा। सन याद रखिएगा 1236 से 1240। निम्न में से कौन सी उपाधि असत्य है, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो। आंसर होगा यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो, ये असत्य है। याद रखिएगा, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार यानी मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो होगा और यात्रियों का राजकुमार वेनसान को कहा जाता है। वेनसान हर्षवर्धन के समय आए थे, चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म के लिए आए थे। उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम सी यू की किसने लिखा, वेनसान ने लिखा, जो हर्षवर्धन के समय आए थे। फू यू की किताब किसने लिखा, तो फायान ने लिखा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में संपूर्ण भारत के विजेता को कौन सी उपाधि दी जाती है। ऑप्शन है सम्राट, स्वराष्ट्र, विराट, एकराट। आंसर होगा एकराट। जो चारों दिशाओं पर विजेता प्राप्त होता था उसे एकराट के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, जो उत्तर की ओर जीतता था उसे जो है विराट कहा जाता था। जो पश्चिम की ओर जीतता था उसे स्वराष्ट्र कहा जाता था। जो याद रखिएगा, जो पूरब की ओर जीतता था उसे सम्राट कहते थे। एकराट मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। नेक्स्ट, महाजनपद की राजधानी से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। अंग महाजनपद, आप जानते होंगे 16 महाजनपद था प्राचीन काल में, और 16 महाजनपद में 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी महाजनपद के विषय में चर्चा करें तो अंग महाजनपद की राजधानी उज्जैन, गांधार महाजनपद की राजधानी तहसीला, कंभोज जो महाजनपद की राजधानी राजपुर, और अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन। यानी यही जोड़ा सही नहीं है। अस्मक का जो है पोतन राजधानी नहीं, अस्मक की राजधानी याद रखिएगा पैठन था, पैठन या प्रतिष्ठानपुरी। आपके एग्जाम में एक और प्रश्न आ सकता है कि 16 महाजनपद में जो सबसे दक्षिण में राजधानी स्थित था उसका नाम क्या था, तो अस्मक था। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है आर्थिक समानता, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है एकता अखंडता। तो इसमें आर्थिक समानता शब्द नहीं जोड़ा गया, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दिया गया। पहला ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1993। तो याद रखिएगा, आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी के समय वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा लोकसभा उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की पहचान करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो अपना त्यागपत्र उच्च को नहीं निम्न को यानी अपने उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। और उसके नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा गलत है। भाग 3 मूल कर्तव्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, भाग 18 में आपातकाल। तो कौन सा जोड़ा गलत है इसमें, तो भाग 3 गलत है।
भाग 3 में मूल अधिकार है न कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी ऑप्शन सही है। संविधान की आत्मा पंडित नेहरू द्वारा किसे कहा गया? ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है अनुच्छेद 32। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, लेकिन भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावना की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों के अधिकार को कहा गया। केवड़िया, नेक्स्ट है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? एकता नगर, दूसरा ऑप्शन कर्तव्य पथ, तीसरा पीएम पोषण योजना और चौथा रामगंगा। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम आंसर होगा एकता नगर। यहीं से विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ट्रेन से उतरा जाता है और जाया जाता है। कर्तव्य पथ का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजपथ का नया नाम जो है किसका रखा गया? राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। याद रखिएगा। पीएम पोषण योजना यानी मध्याह्न योजना, मिड डे योजना जो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था, उसका नाम पीएम पोषण योजना रख दिया गया। रामगंगा के विषय में जानते होंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया। 2022 में निधन स्वर्गीय लता मंगेशकर की पहली फिल्म निम्न में से कौन है? महल, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, कोड़ा। तो याद रखिएगा आंसर होगा महल। कोड़ा क्यों नहीं होगा? अभी ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? कोड़ा को दिया गया। राजा हरिश्चंद्र के विषय में क्या कह सकते हैं? भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, या भारत की पहली मूक बधिर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म आलम आरा। आंसर क्या होगा? आलम आरा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने वर्तमान में किन स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? धौलावीरा, दूसरा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा कोई नहीं। तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। धौलावीरा गुजरात में है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है। गलत जोड़ा बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक दिवस 9 अगस्त, विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो इसमें से गलत जोड़ा बताना है आपको। तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को नहीं, 9 अगस्त को नहीं, 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए पहला आंसर आपका गलत है, यानी भाला फेंक दिवस 7 अगस्त हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? चाणक्य, एडम स्मिथ, जेम किम्स, एम विश्वेश्वरैया। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो जेम किम्स लगाइएगा, और अर्थव्यवस्था पूछेगा तो एडम स्मिथ लगाइएगा। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया लगाइएगा। लेकिन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था, विष्णुगुप्त ने लिखा था। और याद रखिएगा यह पुस्तक यानी चाणक्य द्वारा, विष्णुगुप्त द्वारा, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र था, वो राजनीति शास्त्र पर जो है आधारित थी, न कि अर्थशास्त्र पे। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है शिमला, जयपुर, देहरादून, अहमदाबाद। याद रखिएगा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान शिमला में स्थित है। शिमला का नया नाम क्या होने वाला है? श्यामल होने वाला है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान भारत में मुख्यालय कहाँ है? आंसर क्या लगाएंगे? जयपुर लगाइएगा। फिर पूछ दे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जो है पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, संवेदी सूचक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बासमती चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? आंसर लगाइएगा देहरादून। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह डिवाइस जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है क्या कहलाता है? गेटवे, पाथवे, रोडवे और बस। तो सिंपल आंसर होगा गेटवे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? 10 अगस्त 1995, 9 अगस्त 2002, 15 अगस्त 1995, 30 अगस्त 2002। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुआ। तो भारत में इंटरनेट के जनक कौन है? तो ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल है। याद रखिएगा भारत में इंटरनेट के जनक एग्जाम में आ सकता है। हाल में इनका निधन हुआ इसलिए इनके विषय में आ सकता है। तो याद रखिएगा ब्रिजेंद्र कुमार कौन है? तो भारत में इंटरनेट के जनक हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995। एक और प्रश्न याद कर लीजिए, भारत में मिड डे की शुरुआत कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? ऑप्शन है डोमेन, URL,
स्पैम और OCR, तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाएगा? आंसर होगा URL। निम्न में से ब्राउज़र क्या करता है? हेल्प मेनू उपलब्ध कराता है, वेब पेज देखने का सॉफ्टवेयर है, सामग्री को वास्तव में तेज़ी से पढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सामग्री को वास्तव में तेज़ी से पढ़ता है, सी आंसर। नेक्स्ट है, शोध की जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है उसे आप क्या कहेंगे? दार्शनिक शोध, ऐतिहासिक शोध, मिथहासिक शोध, विषय विश्लेषण शोध। आंसर होगा ऐतिहासिक शोध, नाम से भी कन्फर्म है। क्रियानिष्ठ शोध क्या कहलाता है? यानी व्हाट इज़ द एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, तो क्रियानिष्ठ शोध क्या कहलाएगा? एक व्यवहारिक शोध, शोध जिसे तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। अनुदैर्ध्यता शोध, अनुरूप शोध, तो दूसरा आंसर सही होगा, यानी शोध जिसे तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? अवलोकन, जोड़ तोड़, नियंत्रण, विषय विश्लेषण। आंसर होगा विषय विश्लेषण। सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है अध्ययन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्ययन अभ्यास के दौरान, अध्ययन अभ्यास के बाद और प्रत्येक समय। आंसर होगा अध्ययन अभ्यास के दौरान। और आज का आखिरी प्रश्न, वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से हम लोग आगे मेरी टीम वर्क करेगी। और लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके लाइक से हम जो है मोटिवेशन बना रहे। यूट्यूब की एल्गोरिथम है, इसीलिए कहना पड़ता है। अनुसंधान में एक समान परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को, उपयुक्त सभी को। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।